हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। बेटा हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का, क्लास 10th का टॉपिक है ये। ओके। और अब तक हमने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा है बेटा। थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। इसीलिए तो किसी को अगर ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा स्पीड है मैम की, तो आप उसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आज जो हम जो टॉपिक करेंगे वो है रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, इन सीरीज एंड पैरेलल। देखो बेटा, आपने पढ़ा है कि करंट जो है आपका वो पोटेंशियल बढ़ाएंगे हम, बैटरी अगर सेल ज्यादा कर देंगे, ठीक है, तो करंट आपका बढ़ जाएगा। या जहाँ पे रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एक रुकावट होती है करंट के फ्लो के अंदर, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दें हम सर्किट के अंदर, ठीक है, हाई ओम का रेजिस्टर अगर हम डाल देते हैं तो वहां पे भी करंट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करंट किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है आपका, रेजिस्टेंस के ऊपर और वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, रेजिस्टर्स जो होते हैं सर्किट के अंदर वो दो तरीके से कनेक्ट किए जा सकते हैं, या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में। तो पहले हम पढ़ेंगे रेजिस्टर्स को सीरीज में कैसे हम कनेक्ट करते हैं। ये कोई हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टर लगाया है जिसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया कोई भी R1। यहाँ पे एंड टू एंड लगाते हैं बेटा, जब हम सीरीज में लगाते हैं ना तो इस तरह से लगाते हैं। यहाँ एंड हुआ, हमने यहीं पे एक और रेजिस्टर लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया R2 है। एक और रेजिस्टर लगा दिया हमने जिसका रेजिस्टर हमने मान लिया R3 है, ठीक है बेटा। इस तरह से हम सर्किट बना रहे हैं हमारा। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये वाला बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमने 3 सेल लगा दी इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव एक सेल लगा दी। यहाँ पे हमने हमारी की लगा दी। जब इस की के अंदर ये डॉट होती है, मतलब ये की कैसी होती है, यहाँ पे क्लोज है, यानी कि सर्किट आपका ऑन है, स्विच ऑन कर रखा है हमने, सर्किट आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसी के सीरीज में हम क्या लगाएंगे बेटा, एमीटर लगाएंगे। एमीटर हमेशा कैसे लगता है सर्किट में, सीरीज में लगता है, ठीक है। यहाँ ये इसका नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। एमीटर को हम पूरे सर्किट में यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगाएं। एमीटर का जो होता है क्या रोल है, एमीटर को क्या मेजर करता है, एमीटर का करंट मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ जहां भी सीरीज में कहीं पे भी लगाएंगे हम तो वहां पे करंट आपका क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव के साथ साथ, ठीक है। और इस तरह से करंट आई आपका फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर इस तरह से, ठीक है बेटा। ये सर्किट बन गया आपका। अब हमने क्या लगाना है, यहाँ पे हम वोल्ट मीटर कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो हम वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगाएंगे, हम पैरेलल में लगाते हैं वोल्ट मीटर। तो जहां पे भी हमें वोल्टेज ड्रॉप मेजर करनी है, मान लो कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है हमें, ठीक है, कि भाई R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है आपकी, तो हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। देखो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव हमेशा इस पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ, नेगेटिव हमेशा इधर से अगर कनेक्शन आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ, ठीक है। इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पे V1 लगा दिया, इसके क्रॉस देखने के लिए हमने एक V2 लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखने के लिए हमने एक V3 लगा दिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेटा, जब हम सीरीज के अंदर देखते हैं तो V1 जितना ड्रॉप होएगा इस R1 के, मान लो कि 2 ओम है, ये मान लो कि ये आपका क्या है 2 ओम है, ये आपका मान लो 3 ओम है, ये मान लो आपका 5 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कुछ अलग होगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, लेकिन सीरीज के अंदर आपका क्या सेम रहेगा बेटा, करंट रिमेन्स सेम। करंट आपका कैसा रहेगा बेटा, यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इस सर्किट को रिप्लेस कर दें इक्विवेलेंट सर्किट से, तो इसका हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं इसका, तो हम एक छोटा सा सर्किट बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे R1 R2 R3 अगर हम रिप्लेस करना चाहें इसको, तो हमने एक रेजिस्टर ले लिया RS जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है, V1 V2 V3 की हमने इक्विवेलेंट ले लिया हमने V, ठीक है। और ये हमारी बैटरी थी, ये हमारा एमीटर लगा हुआ था, या हमारी टैपिंग की थी, ठीक है। इस तरह से हम इसका, ये क्या बन गया, इसका एक
इक्विवेलेंट सर्किट जो इसके बराबर है, ठीक है, इक्विवेलेंट है इसके, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जितना रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप यहाँ पे V1, V2, V3 में हो रहा था, उतना इस टोटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसमें V में हो रहा था। यानी कि हम V को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल, ठीक है बेटा। तो हम किस तरह से करेंगे इसे, हम ओम्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा आपको, दैट V इज इक्वल टू IR। आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया, सीरीज में करंट सेम रहेगा आपका, तो V1 क्या होगा आपका, करंट I1 ही रहेगा, और रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा था वो V1 था, ठीक है। V2 क्या रहेगा आपका, I सेम R2, और V3 क्या रहेगा आपका, I सेम R3, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस I इंटू R3, यानी कि ये आ जाएगा आपका V इंटू में R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यानी कि ये आपका क्या है, आपका RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा कि जब भी हम रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं, तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टर अगर हम लगाएं, उन तीनों की जगह पे कोई एक रजिस्टर हम लगाएं, तो वो क्या हो जाएगा, उन तीनों का सम हो जाएगा। यानी कि सीरीज में आपका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, वो तीनों का एडिशन हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान रखोगे। आप क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे इसमें, फर्स्ट इज RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी नंबर ऑफ रजिस्टर्स आप लगाते हैं। सेकंड इज सीरीज में करंट जो होता है वो आपका सेम रहता है, वोल्टेज जो होती है वो अलग अलग रजिस्टर्स के अक्रॉस अलग अलग ड्रॉप होती है आपकी, ठीक है। ये तीन चीजें ध्यान रखेंगे। सेम ऐसे मान लो न्यूमेरिकल दे दिया जाए कि R1 मान लो कि आपका 2 ओम है सीरीज में, R3 आपका 3 ओम, R2 आपका 3 ओम है, R3 मान लो 5 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज के अंदर सर्किट का, तो सिंपल ऐड कर देंगे हम, ठीक है। एक मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 ओम, तो आपका जो रेजिस्टेंस है टोटल क्या आ जाएगा, आपका 10 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, जब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं। थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं हम, आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं ना, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है, ओके। तो सेम ऐसे हमने पैरेलल में जोड़ लिए। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं बेटा, पैरेलल में कैसे करते हैं, ये हमारे पास हमने वही वाली थोड़ा इधर बना लेंगे ताकि हम इक्विवेलेंट भी सर्किट डायग्राम बना सके। ये हमने क्या किया, यहां से हमने 3 अलग अलग वायर निकाल दी, यानी कि एक ज्वाइंट से हमारे पास 3 वायर अलग अलग निकल रही है। तो ये कैसे हो, ये वायर आपस में कैसे हो जाएंगी, पैरेलल में। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ एक दूसरा रेजिस्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ एक थर्ड वन रेजिस्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R3 है। वापिस से इन्हें इस तरह से आ जाएंगे ये, ठीक है। तो इनके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज ड्रॉप होगी बेटा आपकी, ये हमने वोल्टमीटर पैरेलल में लगा दिया तीनों रेजिस्टर्स के। इस वोल्टमीटर को हमने अलग अलग जगह पे लगा के देखा, यहाँ R3 के साथ लगा के देखा, R2 के साथ, R1 के साथ, और फिर तीनों के साथ लगा के देखा। तो हमने ये पाया कि जो वोल्टेज जो है आपकी पैरेलल के अंदर, इन पैरेलल कनेक्शन आपकी जो वोल्टेज ड्रॉप जो रहती है वो क्या रहती है, वोल्टेज ड्रॉप कह सकते हैं या फिर पोटेंशियल कह सकते हैं। आपका पोटेंशियल जो रहता है कैसा रहता है, आपका रिमेन्स सेम। तो सीरीज में क्या सेम रहता था बेटा, करंट, और यहाँ पे पैरेलल में क्या सेम रहेगा, आपका पोटेंशियल जो है आपका वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हमने वोल्टेज लगाया, ठीक है, वोल्टमीटर लगा दिया हमने ये, ठीक है। तो अब हमने क्या लगानी थी, बैटरी, ये हमने बैटरी लगा दी, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे हमने की लगा दी, इसे क्लोज कर दिया। यहाँ पे हम इन सब का जो रिजल्टेंट आएगा उसके सीरीज में हमने क्या लगा दिया, एमीटर। नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक पॉइंट से नाम लिख सकते हो, करंट आई इस तरह से फ्लो कर रहा है आपका यहाँ से। अब ये जो करंट आई जो जाएगा यहाँ तक तो सेम रहेगा आपका करंट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे करंट I1 फ्लो करेगा, यहाँ पे करंट I2,
यहाँ पे करंट I3, वो डिपेंड करेगा कम ज्यादा किस पे, इन रेजिस्टेंस की वैल्यूज के ऊपर। जितना ज्यादा रेजिस्टर की वैल्यू होगी उतना ही कम करंट आपका फ्लो करेगा वहां से। मान लो कि यहाँ पे आपका मान लो कि 10 एम्पियर करंट आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे मान लो 5 है, ठीक है, यहाँ मान लो आपका रेजिस्टेंस 2 है, यहाँ मान लो 3 है, तो यहाँ से आपका कम करंट जाएगा, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, यहाँ उससे थोड़ा सा कम, ठीक है, इस तरह से। लेकिन बाहर जो करंट आएगा आपका वो I ही आएगा, तीनों का एडिशन ही आएगा। तो हम यहाँ पे I को क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब फिर से यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दो आप, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है आपका कि V इज इक्वल टू IR, क्योंकि हम पैरेलल में निकाल रहे हैं तो RP लिख देंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे I क्या हो जाएगा आपका V डिवाइडेड बाई RP। तो I1 क्या हो जाएगा आपका V डिवाइडेड बाई R1। I2 यानी कि टोटल वोल्टेज तो वही रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। और जितना रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपकी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है करंट कम, रेजिस्टेंस ज्यादा है करंट कम, रेजिस्टेंस कम है करंट आपका ज्यादा, ठीक है। तो टोटल कर लो इसका, टोटल करंट कितना आ जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। तो देखो यहाँ से ये क्या आ जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो V कॉमन आ जाएगा आपका, ये अंदर आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई दिस, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या है आ रहा है, ये हमारे पास है 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 इंटू 1। तो V के साथ कंपेयर कर लो इस वाले इक्वेशन से, सॉरी इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V इंटू में क्या, देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, V इंटू में 1 बाई RP, यहाँ पे क्या है ये सब, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका टोटल, ये आ जाएगा आपका 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यानी कि जो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा आपका इन पैरेलल में, उसका जो रेसिप्रोकल लेंगे हम, वो किसके इक्वल आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। मतलब रेसिप्रोकल जो होगा आपका, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, यानी कि उल्टा कर रहे हैं ना, 1 बाई R, सारा रेसिप्रोकल ही है, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू, इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो इस पे भी आपका सिंपल न्यूमेरिकल, वही वाला न्यूमेरिकल अगर हम कंसीडर करें, 2 3 5 लिया था ना हमने उनमें रेजिस्टेंस। तो मान लो R1 हमें दे रखा है 2, मान लो कि R1 हमें दे रखा है 2 ओम, R2 हमें दे रखा है 4 ओम और R3 हमें दे रखा है मान लो 5 ओम, ठीक है। तो हमें पैरेलल में मान लो कि इन जो रेजिस्टर्स हमें हमने पैरेलल में जोड़ा है, तो 1 बाई RP क्या आ जाएगा आपका 1 बाई R1 यानी कि 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5। आप क्या ले लेंगे यहाँ पे, एलसीएम ले लो, कितना आया एलसीएम आपका 20, 10 प्लस 4 ये आ जाएगा आपका 19 बाई 20। ये देखो बेटा आपका आया 1 बाई RP, ये ध्यान रखें आप, ये आया है आपका 1 बाई RP आया है, रेसिप्रोकल आया है ये, हमें तो RP चाहिए ना रिजल्ट में, तो हमारे पास RP क्या आ जाएगा आपका 20 बाई 19, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब न्यूमेरिकल्स में आप आंसर निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो यही होता है इसका, ठीक है, 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। जब न्यूमेरिकल में 1 बाई RP तक आप पहुंच जाओगे तो आपको इसका रेसिप्रोकल आप जरूर करेंगे, ठीक है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपका जैसे सीरीज और पैरेलल है बेटा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो बेटा आप सबने देखा होगा हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है, ठीक है, पावर सप्लाई आती है, कितने वोल्ट की आती है 220 वोल्ट की आती है, ठीक है। हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी एप्लायंसेस हैं यानी कि जिनको हम
जो अलग अलग जो होती है करंट लेती हैं, ठीक है। तो सबको हम पैरेलल में जोड़ते हैं ताकि खराब ना हो। देखो सीरीज में जोड़ते हैं, जब हम शादियों में जो ये लाइट्स वगैरह लगाई जाती है सीरीज में जुड़ती हैं, तो अगर एक भी बल्ब आपका खराब हो जाए तो ये फाइंड आउट करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रिशियन के लिए कि कौन सा डैमेज हुआ है। इसीलिए घरों में ज्यादातर चीजें पैरेलल में जुड़ी हुई होती है, ठीक है, ताकि एक खराब हो जाए तो दूसरे पे फर्क ना पड़े, क्योंकि पैरेलल में करंट अलग अलग जाता है, सीरीज में करंट आपका सेम जाता है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ये कहता है कि जैसे आपकी इलेक्ट्रिक आयरन होती है, ठीक है, तो आपकी जो पावर सप्लाई आ रही है बेटा, उसमें से क्या होगा, उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है, या ऐसी एलॉयज वगैरह यूज की जाती है उसके अंदर, से मैंने पहले बताया था कांस्टेंट या मैग्नीन वगैरह, उसका क्या होता है रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपकी जो पीछे से करंट आ रहा है, जो पीछे से आपकी वो आ रही है, पावर आ रही है, वो किसमें चेंज हो जाती है, आपकी हीट में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जो पावर जो होती है आपको पता है, पावर क्या होती है आपकी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क वो क्या होती है, हमारी पावर होती है। यानी कि पावर को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन अपॉन में टाइम, पावर को हम लिख सकते हैं ना ये वर्क डन अपॉन में टाइम। और फिर वर्क डन हमें पता है, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, V इंटू क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, V क्यू बाई टी। अब चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है आपका, करंट, तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई। देखो ये जो पावर जो होती है आपकी, ये क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम, यानी कि जो एनर्जी जो कितनी कंज्यूम हुई है, कितने टाइम में, ठीक है। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं इसे, जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं ना, पावर कार्य करने की क्षमता, वैसे ही रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी कहलाते हैं इसे, यानी कि जितनी हमारी एनर्जी आ रही है ना, कितना कंज्यूम कर रही है, कंजप्शन ऑफ एनर्जी। यानी कि जो पावर है ना, उसे हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम भी कह सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हमें एनर्जी निकालनी हो, ठीक है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू में टाइम। तो पावर क्या है, V इंटू आई, और टाइम क्या होता है आपका T। और ये जो एनर्जी है, यानी कि ये जो आपकी एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में, यानी कि ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो रही है, आपकी एनर्जी किसकी फॉर्म में यूज हो रही है, हीट की फॉर्म में। जैसे कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास घरों में गैजेट्स होते हैं, जैसे कि ओवन होता है, जैसे जिसमें हीट में कन्वर्ट होती है आपकी सारी की सारी एनर्जी, ठीक है। ओवन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हीटर है, ठीक है। तो ये सारे हैं आपके। तो इसीलिए जो हीट जो डिसिपेट होता है आपका, यानी कि हीट जो आपकी हीट डिसिपेटेड इन टी टाइम, उसे हम क्या लिख सकते हैं, ये एनर्जी, यानी कि इज इक्वल टू वी आई टी। और यहाँ पे अगर हम ओम्स लॉ लगा दें, यहाँ पे अगर हम ओम्स लॉ लगा दें, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी क्या होता है आपका आई आर। तो यहाँ पे वी की जगह पे आई आर पुट कर दो, तो हीट कितनी आ जाएगी आपकी, आई आर इंटू में आई इंटू में टी, ये आ जाएगा आपका आई स्क्वेयर आर टी। यानी कि हीट जो होती है ये डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर करती है, स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा आपकी हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी, जितना ज्यादा टाइम लेगी उतनी ज्यादा आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। इसे हम क्या कहते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, इसे कहते हैं हम जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है बेटा। इसके बाद है हमारा, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे पावर, तो इससे ही आगे हम थोड़ा सा करेंगे डिस्कस। पावर का क्या फॉर्मूला आ गया था हमारे पास, P इज इक्वल टू वी आई। तो पावर के अलग अलग फॉर्मूले पढ़ेंगे हम। P इज इक्वल टू वी आई होता है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, पुट कर लो इसमें V इंटू में, V की जगह पे हमने क्या पुट कर लिया, आई आर, तो आई आर इंटू में आई क्या हो गया, आई स्क्वेयर आर। पहला फॉर्मूला पावर का, दूसरा फॉर्मूला पावर का। अगर हम I की जगह पे, यहाँ पे I कितना होता है, V बाई आर, तो I की जगह पे पुट करके देखो, ठीक है। तो V इंटू में I की जगह पुट कर लो V बाई आर, तो ये क्या हो गया, V स्क्वेयर बाई आर। V स्क्वेयर बाई आर भी हो गया आपका, तीन फॉर्मूले हो गए ना आपके, ठीक है। ये सारे आपके पावर के फॉर्मूले हो गए। और अगर हम यहाँ पे एनर्जी निकालें, अब पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, वाट। ऐसा यूनिट होती है पावर की वाट। और वॉट जो होती है बेटा वो बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है, इसीलिए हम इसकी बड़ी बड़ी यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे कि किलोवाट, जैसे कि किलोवाट। और 1 किलो में 1000 होते हैं ना, तो 1 किलो में 1000
वोट होते हैं आपके। ये चीजें आपको छोटी छोटी है लेकिन ध्यान रखनी है। सेम ऐसे यहाँ पे अगर हम एनर्जी निकालना चाहें इससे, ये पावर के फॉर्मूले हो गए बेटा सारे आपके, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। एनर्जी जितनी डिसिपेट होती है, एनर्जी जितनी खर्च होती है, तो क्या होता है पावर इंटू टाइम। पावर इंटू में टाइम, पावर क्या होती है VI, VI इंटू में T, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। एनर्जी क्या होती है VIT। अब जैसे एनर्जी की यूनिट आपको पता है जूल होती है, हीट की भी यूनिट आपकी जूल होती है, वर्क की भी यूनिट आपकी क्या होती है जूल होती है। तीनों की जो ऐसा यूनिट होती है क्या होती है आपकी जूल होती है। लेकिन दूसरी यूनिट भी हो सकती है, जैसे कि क्या है, ये पावर इंटू टाइम है आपकी, तो पावर इंटू टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, पावर की यूनिट क्या होती है वाट, टाइम की क्या होती है यूनिट सेकंड। तो हम 1 जूल को हम क्या लिख सकते हैं, जूल को हम क्या लिख सकते हैं वोट सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये जो वोट सेकंड होती है आपकी, ये बहुत ही छोटी यूनिट होती है, जो कमर्शियली जो हमारे पर्पस है, जो हमारे पर्पस के लिए जो कमर्शियल यूनिट जो होती है आपकी एनर्जी की, वो क्या होती है, कमर्शियल यूनिट जो होती है एनर्जी की, ये ध्यान रहे आपकी, ये होती है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर में, अब देखो 1 किलो में 1000 वोट होते हैं, 1000 वोट हो गए भाई। और ये आवर है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है सेकंड होती है। 1 घंटे में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, ये आ गया, ठीक है। 6 ये आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 10⁵ ठीक है। और अगर हम इसे 10 से डिवाइड कर दें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ। 36/10 कितना हो गया 3.6 इंटू 10⁵, और ये 1 ऐड हो जाएगी 6, और इसे हम क्या लिखेंगे वॉट सेकंड। ये पावर की फॉर्म में है, वैसे जूल होती है तो वोट सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं जूल भी। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। और 1 जूल किसके बराबर होता है 1 वोट इंटू में सेकंड, पावर की फॉर्म में। तो इस तरह से ये है बेटा सारे आपके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। इस पे एक न्यूमेरिकल और रह जाता है, छोटा सा न्यूमेरिकल हम करा देते हैं। मान लो कि आपके घरों में कितनी वोल्टेज सप्लाई आती है 220 वोल्ट ना, मान लो 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, और मान लो कि वो 30 सेकंड्स के लिए आ रही है, तो कितनी पावर कंज्यूम होगी आपकी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा V इंटू आई होता है। तो V कितना आ रहा है 220 इंटू में 30 सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका इतने वोट, आपकी क्या आ जाएगी पावर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल आपके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ओके बेटा, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आपका इस चैप्टर की रिवीजन आपकी कंप्लीट हो गई है। गो एंड वॉच द वीडियोस, ठीक है, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।